हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपमार्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम लोग ग्रामर का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और वह है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो इसके पहले मैंने वर्ब से संबंधित कई वीडियो लोड कर दिया है इस चैनल पर, और यदि आप चैनल पर नए हो, आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य आपसे सब्सक्राइब कर ले। तो आइए आज शुरू करते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स को। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम फ्रेजल वर्ब को समझते हैं। फ्रेजल वर्ब को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त क्रियाएं। से संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। और देखिए, फ्रेजल वर्ब जो बच्चों फ्रेज है, इसी का एडजेक्टिव वर्ड है ये फ्रेज। फ्रेज से ही बना हुआ है फ्रेजल। और फ्रेजल वर्ब इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेजल आप जानते हैं, क्योंकि एक शब्द से ज़्यादा यानी एक से अधिक शब्द जब होते हैं और वह एक अर्थ व्यक्त करने लगता है, तब उसी को हम फ्रेज कहते हैं। तो जो फ्रेजल वर्ब होता है, इसमें वर्ब के बाद बच्चों कोई या तो प्रीपोजिशन आएगा, ओके, या तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आता है अथवा कोई एडवर्ब आता है, ओके। यानी जब वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ जाता है और वह अपना एक विशेष प्रकार अर्थ देने लगता है, तब उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या एडवर्ब का जुड़ना ही फ्रेजल वर्ब कहलाता है। जो इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें आप फ्रेजल वर्ब को बहुत अधिक मात्रा में पाएंगे, एबंडेंटली पाएंगे। और जब आप फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, फ्रेजल इडियम्स का यूज करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तब अंग्रेजी का जो सेंटेंस होता है वह काफ़ी सारगर्भित हो जाता है और शॉर्ट शब्दों में बहुत ज़्यादा अर्थ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है। तो फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब के बाद में जब कोई प्रीपोजिशन आ जाए या कोई एडवर्ब आ जाए, तब उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ओके। और जब वर्ब के बाद में ये प्रीपोजिशन और एडवर्ब आते हैं, इन्हीं दोनों को हम पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिकल। यानी वर्ब के साथ में पार्टिकल आने पर ये फ्रेजल वर्ब हो जाता है, ठीक। तो ये देखिए आप, वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद एडवर्ब और इसी वर्ब के बाद में ये पार्टिकल, ओके। तो आइए कुछ एग्जांपल्स पहले लेते हैं, समझते हैं कि किस तरह से सेंटेंस में वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है और किस तरह से एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। हाँ, आपको प्रीपोजिशन और एडवर्ब की भी जानकारी होनी अति आवश्यक है। एडवर्ब से संबंधित काफ़ी डिटेल में लोड कर दिया गया है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। जैसे सी हियर, शी लुक्ड अप द वॉल। देखिए, प्रीपोजिशन लुक्ड अप, यहाँ पर अप होता है अप और डाउन, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आपका प्रीपोजिशन है, ओके। इसमें अप शब्द आपका प्रीपोजिशन है, अप और डाउन। और अप द वॉल, ये पूरा आपका जो आपका अप द वॉल, इसको देख लीजिए। इस अप द वॉल आपका एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस प्रीपोजिशनल फ्रेज में आपका अप प्रीपोजिशन है। इसी तरह से शी लुक्ड अप, इस शी लुक्ड अप और डाउन अगर देखें हम, अप और डाउन, तो ये क्या दिखाएगा? अप और डाउन, ऊपर और नीचे लोकेशन दिखाता है, स्थिति को दिखाता है, और जो पोजीशन है स्थिति को दिखाता है, यानी स्थिति को दिखाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका अप और डाउन, ये आपका एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब का कार्य करता है। इसी तरह से शी लुक्ड अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में उसने वर्ड को खोजा। तो ये आप यहाँ पर देखिए, लुक्ड अप, यहाँ पर ये अप आपका पार्टिकल है, और पार्टिकल आप समझते हैं, पार्टिकल कहते हैं
चाहे उसे आप प्रीपोजिशन कह लें या एडवर्ब कह लें, ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं, पार्टिकल कहलाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये फ्रेजल वर्ब क्या है समझ में आ गया होगा कि वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन या एडवर्ब का आना और उस फ्रेज का एक भी अर्थ देना, ठीक, फ्रेजल वर्ब कहलाता है। आइए कुछ और, जो जब आप वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो जैसे ही आप उसके बाद में प्रीपोजिशन चेंज करते जाते हैं, वर्ब तो वही रहती है लेकिन प्रीपोजिशन के चेंज होते उसकी मीनिंग चेंज होती चली जाती है। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम पहले फ्रेज को लिखेंगे। फ्रेज देखिए, जैसे एक शब्द है बच्चों, ये एक फ्रेज है, सेट है, सेट आपका मेन वर्ब है और इसके बाद में इन प्रीपोजिशन है और इसी तरह से आपके साथ में सेट ऑफ है। ये देखिए सेट के साथ में आप आपका प्रीपोजिशन है और इसी तरह से आपके साथ में सेट आउट, ओके, सेट आउट प्रीपोजिशन है। अब देखिए आपका जो मेन वर्ब है वह सेम है लेकिन इसके बाद में प्रीपोजिशन को मैंने चेंज किया है और प्रीपोजिशन के चेंज करते ही इसकी मीनिंग किस तरह से चेंज होती जाती है। तो बच्चों सेट इन का मतलब होता है टू स्टार्ट, शुरुआत करना, ठीक। जैसे सेंटेंस में अगर आप यूज करें तो इन विंटर नाइट सेट्स इन सो अर्ली, यानी ठंडे में रात बहुत जल्दी शुरू होने लगती है। सेटअप का मतलब स्टेब्लिश होना। जैसे माई कजिन स्टेब्लिश्ड इन नॉन पारा एज ही वाज अपॉइंटेड एज जीडीएस, ओके। तो यहां सेटअप का मतलब बच्चों स्टेब्लिश होता है, ठीक, सेट होना, स्टेब्लिश होना। और इसी तरह सेट आउट माने स्टार्ट करना बच्चों, इसका भी होता है। जैसे विशेष करके कोई जर्नी हो, यात्रा वगैरह आप शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वर्ब के बाद में केवल प्रीपोजिशन आप चेंज करते जाइए, उसकी मीनिंग बदलती जाती है। सेट आउट, जैसे आई सेट आउट माई जर्नी एट 5 PM, मैंने 5 बजे अपनी यात्रा शुरू की। इसी तरह से और बहुत से बच्चे शब्द हैं, आप देख लीजिए। जैसे देखिए आप गेट अप शब्द ले लीजिए, एक होता है गेट इन ले लीजिए और एक है आपका गेट आउट है, ये ले लीजिए। देखिए सब आपका जो मेन वर्ब है वह बिल्कुल सेम है, इसके बाद केवल प्रीपोजिशन आपका चेंज होता चला गया, प्रीपोजिशन या एडवर्ब या यू कैन से पार्टिकल चेंज होता चला गया है और इसकी मीनिंग किस प्रकार से बदलती चली जा रही है। तो आइए देखते हैं। गेटअप का मतलब आप जानते हैं, गेटअप मीन्स टू राइज अप, उठना, राइज अप यानी उठना, ठीक। जैसे आई गेट अप एट 5 AM। गेट इन का मतलब बच्चों अंदर आना। जैसे टीचर अंदर बैठा है तो स्टूडेंट टास्क करता है, मैं आई कम इन, टीचर कैन से गेट इन माने अंदर आइए, गेट इन मीन्स कम इन, ओके। और गेट आउट, देखिए बच्चों इनका अपोजिट आउट है, गेट आउट मीन्स गो आउट, बाहर निकल जाइए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस तरह से मेन वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन को हम लगाते चले जाते हैं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। यही आपका फ्रेजल वर्ब है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों इसमें आगे। जो आपका फ्रेजल वर्ब होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। तो ट्रांजिटिव यानी वर्ब से संबंधित, यानी वीडियो में मैंने इसको अपलोड किया है, वैसे ट्रांजिटिव होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, और यानी ऐसी फ्रेजल वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता हो। और इनट्रांजिटिव उसे कहते हैं ऐसा फ्रेजल वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता हो, नो ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट रिक्वायर ना हो। तो आइए देखते हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है। पहले देखिए आप, शी टुक ऑफ हर ए पॉर्न। तो देखिए बच्चों ये टुक ऑफ आपका जो है फ्रेजल वर्ब है, ये टेक ऑफ
टेक ऑफ का पास्ट फॉर्म है। टेक ऑफ माने होता है उतारना, पुट ऑफ, यू कैन से टेक ऑफ या पुट ऑफ, ठीक। तो सी टुक ऑफ हर एपार्न, इस जगह पर आप टुक ऑफ या पुट ऑफ दोनों का एक ही मीनिंग होता है। उसने अपने एपार्न माने कपड़े उतारे। तो यहां पर आप देखें आपका जो टुक ऑफ है ये फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ है हर एपार्न, जिसमें एपार्न आपका नाउन है, एपार्न आपका नाउन है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो आप यहां पर देखें कि जो आपका ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट आपका फ्रेजल वर्ब के बाद में आया है, ठीक। यानी फ्रेजल वर्ब के बाद में भी आ सकता है, और या यूं कहें कि अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसमें नाउन है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नाउन है, तो वह जो शॉर्ट वर्ड है या यूं आप कह लें कि जो पार्टिकल है उसके पहले भी उसको लिख सकते हैं। यानी आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, शी टुक हर एपार्न ऑफ, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी ये वर्ब के बाद में भी आ सकता है, ठीक, और जो आपका पार्टिकल है उसके बाद में भी आ सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, यहां पर आई वेंट टू सी हर ऑफ, टू सी हर ऑफ, यहां पर आप देखिए सी ऑफ है, क्यों? सी ऑफ का मतलब होता है टू से गुड बाय, टू से गुड बाय माने अलविदा कहने के लिए या विदा करने के लिए। तो यहां पर आप देखें कि टू सी हर ऑफ, यहां पर आप देखिए कि जो आपका आपका जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन का है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। यानी जब प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है तो वह फ्रेजल वर्ब के जो शॉर्ट वर्ड है यानी पार्टिकल है उसके पहले हो सकता है, यानी उसको वर्ब के बाद में लिखना चाहिए, ओके। तो सीहरा। इसी तरह से नेक्स्ट है आई ब्रॉट हिम अप, माने बच्चों ब्रॉट हिम अप ये आपका ब्रिंग अप, ब्रिंग अप माने होता है पालन पोषण करना, ओके। तो आई ब्रॉट हिम अप मैंने उसका पालन पोषण किया। तो यहां पर आपका हिम देखिए प्रोनाउन है और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब के बाद में आया है, ओके। तो इस प्रकार से नेक्स्ट ऑफ देखिए बच्चों, जैसे कुछ सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे सी हियर आई एम लुकिंग फॉर हिम, एक सेंटेंस से देखिए आप। नेक्स्ट ऑफ देखेंगे शी लुक्ड आफ्टर हर, ओके। तो इस प्रकार से आप ये देखिए सेंटेंस दिया है, ये भी आपका जो फ्रेज है इसमें फ्रेजल वर्ब है, लुक्ड आफ्टर, लुक्ड फॉर, ओके। इसके बाद में ही ऑब्जेक्ट आया हुआ है और ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, किसका है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो बच्चों और ये जो आपका लुक आफ्टर और लुक फॉर ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं इनको स्पिल्ट नॉन स्पिल्ट यानी इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, इनको एक ही साथ में रखा जाएगा। तो जब ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हों जिनको तोड़ा ना जा सके, उनको जिनमें पार्टिकल और मेन वर्ब जो होती है इसको साथ में ही रखना, साइड बाय साइड रखना ही आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट को उस पार्टिकल का मतलब प्रीपोजिशन या एडवर्ब के बाद में ही रखना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होती है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट होना आवश्यक होता है। ऑब्जेक्ट पार्टिकल के बाद भी हो सकता है, पार्टिकल के पहले भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका फ्रेजल वर्ब
नॉन स्पिरिट वाला हो, यानी उसको तोड़ा ना जा सके, तब आपको ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना चाहिए। ओके, अब आइए आगे हम पढ़ते हैं कि जिसमें दूसरा काइंड होगा जिसमें वर्ब की आपको वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट आप काइंड पढ़ेंगे इसका वो है इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। यानी इंट्रांजिटिव जो फ्रेजल वर्ब होगा इसके बाद नो ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट नहीं आएगी। जैसे बच्चों ब्रेकआउट, ब्रेकआउट माने होता है स्टार्ट या छिड़ जाना। तो जैसे वार ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी तरह से बच्चों सेट आउट का मतलब भी स्टार्ट, जैसे आई सेट आउट माई जर्नी, आई सेट आउट माई जर्नी एट 6 AM। ऐसे बच्चों गेट ऑफ, ओके, जैसे हरी गेट्स ऑफ एट 5 AM। ओके, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। जो आपका ये ब्रोक आउट, सेट आउट, गेट ऑफ आपका जो फ्रेजल वर्ब है इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों ये फ्रेजल वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसको आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे।